बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 10 पर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 में हमने 3 हेडिंग्स में बात की थी। उनमें से एक थी इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स, दूसरे नंबर पे थी मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट द बुअर्स, और आखिरी नंबर पे हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, इसके बारे में। तो ये 3 हेडिंग्स में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर पे हम 5 हेडिंग्स में अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। तो एक नज़र इनको देख लीजिए। मिस्टर चिप्स अपॉइंटमेंट एज एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राल्स्टन एज रेगुलर हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, story of railway strikers and young cricklet, political circumstances in England of that time, story of young Grayson। तो ये वो 5 हेडिंग्स हैं जिनमें हम चैप्टर नंबर 10 को डिवाइड करेंगे। तो आप देखें मिस्टर चिप्स अपॉइंटमेंट एज एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। आप जानते हैं कि मिस्टर चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड स्कूल में अपना पहला जॉब इंटरव्यू दिया था और उस वक्त जो ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर थे उनका नाम था मिस्टर वेदरबी। और ये आप जानते हैं कि इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद इनकी डेथ हो गई थी और छुट्टियां अभी चल रही थी। तो उसके बाद जो ब्रुकफील्ड स्कूल में नए हेडमास्टर आए थे उनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम, यानी 1870 में इन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था हेडमास्टर के तौर पर। और मिस्टर चिप्स ने इन्हीं की सरपरस्ती में अपनी पहली क्लास ली थी। तो ये 1870 से लेकर 1900 तक ये जो मिस्टर मेल्ड्रम थे ये ब्रुकफील्ड स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर काम करते रहे, यानी इतना तवील अरसा इन्होंने हेडमास्टरशिप जो है उसकी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी। और 1900 में इनको अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई, नमूनिया इनको हो गया, तो उसके बाद फिर इनकी अचानक मौत हो गई थी। और इस तरह जब कोई हेडमास्टर उसकी सडन डेथ हो जाती है तो स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए जब तक नया और रेगुलर हेडमास्टर अपॉइंट होकर नहीं आ जाता तो स्कूल का जो सीनियर मोस्ट टीचर होता है, जो सबसे सीनियर उस्ताद होता है, उसको फिर वक्ती तौर पर काम को चलाने के लिए उसको कायम मुकाम या एक्टिंग हेड बना दिया जाता है। तो उस वक्त स्कूल में चूँकि मिस्टर चिप्स ही सबसे सीनियर उस्ताद था तो इसको फिर एक्टिंग हेड बना दिया गया, कायम मुकाम हेडमास्टर के तौर पर इसको अपॉइंट कर दिया गया। ये वैसे रेगुलर हेडमास्टर तो नहीं बन सकता था। हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, डिग्रीज इसकी बड़ी मीडियोकर सी थी और इसके कोई फैमिली कनेक्शन भी नहीं थे, डिसिप्लिन के इसके काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो एक हेडमास्टर का, एक रेगुलर हेडमास्टर का जो क्राइटेरिया होता है, जो क्वालिफिकेशन होती है, उसके ऊपर तो ये पूरा नहीं उतरता था और ये सारी ज़िंदगी रेगुलर हेडमास्टर तो नहीं बन सकता था। लेकिन इस तरह पूरे 1900 में इसको एक मरतबा एक्टिंग हेड, कायम मुकाम हेडमास्टर बनने का मौका मिल गया मिस्टर मेल्ड्रम की मौत के बाद। तो ये मिस्टर मेल्ड्रम आप याद रखना, ये मिस्टर वेदरबी के सक्सेसर थे। सक्सेसर कहते हैं बाद में आने वाला, यानी मिस्टर मेल्ड्रम बाद में आए, मिस्टर वेदरबी जो थे वो मिस्टर मेल्ड्रम के प्रीडिसेसर थे, यानी जो पहले गुजर चुका होता है उसको प्रीडिसेसर कहते हैं, जो उसके बाद आता है फिर उसको सक्सेसर कहते हैं। ये कुछ टर्म्स आप याद रखना। तो मिस्टर मेल्ड्रम जो थे ये मिस्टर वेदरबी के सक्सेसर के तौर पर ये काम कर रहे थे और पूरे 1900 में इनकी भी फिर डेथ हो गई और उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स को वक्ती तौर पर एक्टिंग हेड बना दिया गया। और मिस्टर चिप्स जानता था कि जो गवर्नर्स हैं वो कभी भी इसको परमानेंट या मुस्तकिल हेडमास्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन बहरहाल जितनी दिनों के लिए भी ये है, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए, ये भी इसके लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। और दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है मिस्टर राल्स्टन्स अपॉइंटमेंट एज रेगुलर हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, यानी मिस्टर चिप्स तो एक्टिंग हेड था, अब उसके बाद चंद महीनों के बाद जो नए हेडमास्टर थे वो अपॉइंट होके ब्रुकफील्ड स्कूल में आ गए और उनका नाम था मिस्टर राल्स्टन। और इनके बारे में जेम्स हिल्टन ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि अ यंगस्टर ऑफ 37 glittering with first and blues and with the kind of personality that could reduce a big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow।
यानी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे, 37 साल इनकी एज थी। और ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज का मतलब ये फर्स्ट एंड ब्लूज आप याद रखना, इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो तुलबा नुमाया मुकाम हासिल करते थे, आला जिनकी कारकर्दगी होती थी, उनके लिए जो एजाज़ात होते थे उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे। फर्स्ट यानी पहली पोजीशंस, और ब्लूज़ ये एक रिबन पहनाया जाता था जो बच्चे नुमाया पोजीशंस हासिल करते थे। तो ये फर्स्ट एंड ब्लूज़ से मुराद आप ले लें एजाज़ात। तो इन्होंने मतलब इनकी जो शख्सियत ऐसी थी, इनका जो तालीमी कैरियर था वो इतना शानदार था कि उन्होंने बहुत सारे एजाज़ात और इनामात जो थे वो जीत रखे थे, बड़ी इम्तियाजी पोजीशंस इन्होंने हासिल कर रखी थी। और इसके बाद ये है कि उनकी जो शख्सियत थी वो इतनी रोबदार थी, इतनी जानदार थी कि वो उनके बारे में जेम्स हिल्टन कहते हैं कि अपनी आँख के एक इशारे से वो एक पूरे हॉल को खामोश करवा सकते थे विद द मियर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो। यानी एक मर्दाना जो वजाहत होती है, जो एक रोब और दबदबा होता है, वो इनकी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा था। ये मैकिस्मो हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, किसी इंसान की शख्सियत बाज़ ऐसी होती है कि वो दूसरों पर अपना तसल्लुत और गलबा बरकरार रखने का आदी होता है, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने तौर तरीक़ों से, अपने अंदाज से। तो ये ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे मैकिस्मो, ये इनकी शख्सियत का मतलब एक कह लें कि एक बड़ा फीचर था। तो इन्होंने मिस्टर राल्स्टन ने फिर ब्रुकफील्ड स्कूल में एक रेगुलर हेडमास्टर के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया। और इस चैप्टर में तो मिस्टर राल्स्टन के बारे में बस इतना की बताया गया है। अगले चैप्टर्स में हम जाके देखेंगे कि ये जो राल्स्टन थे, इनकी मिस्टर चिप्स के साथ बाकायदा लड़ाई भी होती है, इनका एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। और उसकी वजह शायद यही होती है कि इन दोनों की जो शख्सियात थी, दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। यानी मिस्टर चिप्स थोड़ा धीमे मजाज का, रवायत पसंद आदमी था, दूसरों के साथ मतलब उसका मिलना जुलना बड़ी आजिज़ी और इनकसारी पर मबनी होता था। लेकिन ये जो राल्स्टन थे ये बड़े मतलब एक इनका मजाज बड़ा जारहाना था और ये रवायात शिकन किस्म के आदमी थे। ये नए दौर के हिसाब से अपने आप को चलाना चाहते थे, अपने इदारे को भी, ब्रुकफील्ड स्कूल को भी नए दौर के हिसाब से उसमें एक जिद्दत लेके आना चाहते थे, उसको अपडेट करना चाहते थे और कुछ रवायात जो फरसूदा हो चुकी थी उनको ख़त्म करना चाहते थे। और इनके मजाज के अंदर थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन, जारहानापन भी ज़्यादा था। यानी मिस्टर चिप्स और मिस्टर राल्स्टन की जो शख्सियात थी ये एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद थी और यही वजह थी कि इनके दरमियान एक चपकलिश कायम हुई जो बाद में एक तनाज़े की वजह बनी। और वो हम अगले चैप्टर्स में काफ़ी दिलचस्प चीज़ें आएंगी, वो आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर जो मिस्टर राल्स्टन है उनके बारे में बस इतना थोड़ा सा इंट्रो सा करवाया गया है। और साथ ये भी बताया गया है कि मिस्टर चिप्स को ऐसे बैठे बैठे एक दफ़ा याद आता है कि ब्रुकफील्ड स्कूल में ये जो बादशाह एडवर्ड 7 थे, इनकी जब डेथ हुई थी तो अचानक स्कूल की बेल बजी थी और जो मिस्टर राल्स्टन थे उन्होंने सारे स्कूल को असेंबली हॉल में इकट्ठा करके एडवर्ड 7 की मौत का ऐलान किया था। और किन अल्फाज में उसने ऐलान किया था वो मिस्टर चिप्स को आज भी याद थे, क्योंकि वो शायद इस तरह मिस्टर राल्स्टन को स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हुए उसने पहली मरतबा देखा था। तो उसने जो अल्फाज बोले थे वो मिस्टर चिप्स के जहन में, उसकी मेमोरी में आज तक मौजूद थे। और वो अल्फाज ये थे, You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. There will be no school this afternoon, but a service will be held in the chapel at 4:30. तो ये वो अल्फाज हैं जिनमें मिस्टर राल्स्टन ने बादशाह एडवर्ड 7 की मौत का ऐलान किया था। ये आप याद रखना, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ रेलवे स्ट्राइकर्स एंड यंग क्रिकलेट। 19वीं सदी के शुरू में इंग्लैंड के अंदर जो रेलवे का डिपार्टमेंट था इन्होंने हड़ताल कर दी। ये इनके कोई हुकूमत से मुतालबात होंगे, हुकूमत उन मुतालबात को मान नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से ये जो डिपार्टमेंट था इसके जो तमाम मुलाजमीन थे वो स्ट्राइक पर चले गए और जो रेलें वगैरह थी वो बंद हो गई। उस ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती थी वो होती भी रेलों के ज़रिए थी, यानी ये सड़कें गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं होती थी। तो जब रेलवे का डिपार्टमेंट बंद हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड के अंदर एकदम जैसे पहिया जैम हो गया, सारा मुल्क जो था वो एक मतलब स्टैंड स्टिल की पोजीशन पे आ गया, बिल्कुल जैम हो गया। हर किस्म की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। लेकिन जो स्ट्राइकर्स थे
जो लोग हड़ताल पर थे उनके मुतालबात कुछ इस किस्म के थे कि हुकूमत उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो हुकूमत ने फिर इस मसले का हल ये निकाला कि जो रेलवे का डिपार्टमेंट था ये फ़ौज के हवाले कर दिया, और जो फ़ौज के आर्मी के जो ड्राइवर्स थे उनकी ज़िम्मेदारी फिर ये लगाई गई कि वो रेलों को चलाएं। तो फिर उन्होंने रेलगाड़ियों को चलाना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसपोर्ट बहाल हुई, कुछ निज़ाम चलने लगा। तो रेलवे के जो मुलाजमीन जो हड़ताल पर थे वो इस चीज़ से बड़ा परेशान हुए, यानी उनके मुतालबात भी नहीं माने जा रहे और उनकी जो हड़ताल है उसको भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। और हुकूमत ने इस तरह गाड़ियाँ चलाने के लिए जो फौजी ड्राइवर्स हैं उनको मतलब इस काम पे लगा दिया है। तो उन्होंने फिर एक नई तरकीब इस्तेमाल की, यानी एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का। अब वो ये करते थे कि जो रेलवे की पटड़ी है जहाँ जहाँ से गुजरती है उसके आसपास खेतों वगैरह के अंदर या कहीं पे भी वो जो हड़ताली थे, जो स्ट्राइकर्स थे, वो ऐसे छुप कर कहीं पे बैठ जाते थे और जब वहाँ से रेलगाड़ी गुजरती थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। यानी अब वो इस तरह करके अपना एहतजाज, वो डेस्परेट हो गए थे, तो इस तरह करके अब उन्होंने अपना एहतजाज जो था वो करना शुरू किया। तो हुकूमत अब चूँकि घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी, इनके मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो इस मसले का भी हुकूमत ने फिर हल ये निकाला कि रेलवे की जो पटड़ी है, जो ट्रैक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने कुछ इकदाम किए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको भी इस्तेमाल किया, पुलिस को भी इस्तेमाल किया, इवन जो जनरल पब्लिक होती है उसको भी इसमें गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया रेलवे का जो ट्रैक है उसकी हिफाजत करने के लिए। तो रेलवे की एक पटड़ी ब्रुकफील्ड स्कूल के पास से भी गुजरती थी और ब्रुकफील्ड स्कूल के जो लड़के थे इनकी भी ड्यूटी लगाई गई कि जब रेल के आने का टाइम हो तो वो ट्रैक के आसपास पहुंचे और उस ट्रैक की हिफाजत करें। जब रेल वहां से गुजर जाए तो फिर चाहे वो वापस आ जाएं। तो इस तरह करके ताकि वो जो स्ट्राइकर्स हैं, जो हड़ताल पे हैं लोग, वो इस तरह करके रेल के ऊपर पत्थर ना फेंके, कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ब्रुकफील्ड स्कूल के जो लड़के थे इनकी भी ड्यूटी लगाई गई कि वो रेलवे की जो पटड़ी है उसकी हिफाजत करेंगे। तो मिस्टर चिप्स को इन बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया। ये फिर जब रेल के आने का टाइम होता था तो उन बच्चों को साथ लेके वो जो पटड़ी है उसके पास पहुंच जाता। तो वो बच्चे बड़े, मतलब उनमें कुछ छोटे बच्चे भी होते थे, बड़े बच्चे भी होते थे, वो फिर पटड़ी के दोनों साइडों पे वो डंडे उन्होंने हाथ में पकड़े होते थे और वो ऐसे पेट्रोलिंग कर रहे होते थे, उस रेल की पटड़ी की हिफाजत कर रहे होते। तो बच्चों के लिए तो ये बड़ा एक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट थी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मिस्टर चिप्स ऐसे बच्चों को लेके वहाँ ट्रैक पे पहुँच चुका था और रेलगाड़ी के आने का भी टाइम था और मिस्टर चिप्स ने बच्चों को समझाया कि इस तरह करके हमने पटड़ी की हिफाजत करनी है और वो जो स्ट्राइकर्स हैं, जो हड़ताली हैं, यानी रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, उनसे हमने गाड़ी को बचाना है, पटड़ी को बचाना है, वो कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इस तरह करके वो बच्चों को समझा के वहाँ पे ले गया। बच्चे ऐसे वहाँ पे फिर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे का नाम था क्रिकलेट, उसने ऐसे हाथ में डंडा सा पकड़ा हुआ था, वो मिस्टर चिप्स के पास और आके गया। उस बच्चे को नहीं पता था कि स्ट्राइकर क्या चीज़ होती है, छोटा सा बच्चा था, ये हड़ताल क्या चीज़ होती है। वो मिस्टर चिप्स वो समझता था कि जो हड़ताली होते हैं, जो स्ट्राइकर्स होते हैं, ये कोई जिन्नों भूतों की तरह की कोई चीज़ होंगे, कोई अजीबोगरीब किस्म की कोई मखलूक होंगे, उसने आके रेलगाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, तो उससे हमने फिर उस मखलूक से, उस बला से हमने रेल को बचाना है। बच्चे के जहन में शायद इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था। तो वो ऐसे मिस्टर चिप्स के पास आया, मिस्टर चिप्स ही वहाँ पे खड़ा था, तो उससे पूछने लगा कि सर, अगर कोई हड़ताली हमें मिले, कोई स्ट्राइकर हमें मिले, तो हम उसका क्या करें। यानी उस बच्चे ने इस अंदाज में कहा कि मिस्टर चिप्स हंस पड़ा, उस बच्चे की मासूमियत पर हंस पड़ा और उस बच्चे को कहने लगा कि क्या तुमने कभी कोई हड़ताली देखा है, कोई स्ट्राइकर देखा है? अगर नहीं देखा तो देखना है। तो उस बच्चे ने कहा जी सर, मैंने देखना है। तो मिस्टर चिप्स के पास एक आदमी खड़ा था, उस बंदे का नाम था मिस्टर जोन्स। ये आप याद रखना, ये ब्रुकफील्ड जो गांव है, इस गांव का ही शायद वो रहने वाला था और ब्रुकफील्ड गांव के पास जो सिग्नल बॉक्स है, ये उसका इंचार्ज था, ये रेलवे का मुलाजिम था। लेकिन आजकल चूँकि ये भी हड़ताल पर था और ये मिस्टर चिप्स के साथ इसकी कुछ जान पहचान भी थी, उसकी दोस्ती थी, उसी इलाके का वो रहने वाला था। तो वो मिस्टर चिप्स के पास खड़ा था, लेकिन वो चूँकि अकेला था, उस अकेले ने तो खैर ट्रेन के ऊपर क्या पत्थर फेंकने थे, क्या नुकसान पहुंचाना था, वैसे खड़ा होकर देख रहा था मिस्टर चिप्स के पास और साथ बातें करी जा रहा था।
तो मिस्टर चिप्स ने जब उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने हड़ताली देखना है, स्ट्राइकर देखना है कि कैसा होता है, तो बच्चा कहने लगा जी सर हाँ मैंने देखना है। तो मिस्टर चिप्स ने कहा ये मेरे साथ खड़ा है, इसको देख लो, ये मिस्टर जोन्स, ये एक हड़ताली है, ये एक स्ट्राइकर है, इसको देख लो। तो वो बच्चा जब उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये मिस्टर चिप्स ने हमें तो कहा है कि जो स्ट्राइकर्स हैं उनसे रेलगाड़ी को बचाना है, ये खुद एक स्ट्राइकर के साथ खड़ा होकर बातें करी जा रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे वो मिस्टर चिप्स खुद हड़तालियों के साथ मिल गया है या उनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो वो जो बच्चा था उसने बाकी बच्चों को जाके बता दिया कि इस तरह मिस्टर चिप्स एक स्ट्राइकर के साथ, वो जो बंदा खड़ा है वो एक स्ट्राइकर है मिस्टर चिप्स के पास जो खड़ा है, तो मिस्टर चिप्स उसके साथ देखो कैसे बातें करी जा रहा है। वो बच्चों ने बाकी बच्चों को बता दिया। ऐसे करते करते वो बात पूरे स्कूल के अंदर मशहूर हो गई कि मिस्टर चिप्स जो था ये स्ट्राइकर्स के साथ मिल गया है। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो मिस्टर चिप्स का दोस्त था, वैसे ही उसके पास खड़ा था और वो कोई रेलगाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पे नहीं आया था, वैसे खड़ा होकर देख रहा था। तो मिस्टर चिप्स उससे बातें करी जा रहा था। रोकना तो उन्हीं लोगों से है ना, रेलगाड़ी को बचाना तो उन्हीं लोगों से था जो उसको नुकसान पहुँचाएँ, तो वो तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, वैसे खड़ा था। तो बच्चों ने जाके स्कूल में मशहूर कर दिया कि इस तरह करके मिस्टर चिप्स जो हड़ताली हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, उनके साथ मिल गया है। तो वो स्कूल के अंदर ये बात फैल गई कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक स्ट्राइकर के साथ खड़ा होके हंस हंस के बातें कर रहा है, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर। मतलब बच्चों ने, स्कूल के बाकी लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अजीब समझा, लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं ज़्यादा लिया, क्योंकि वो मिस्टर चिप्स के बारे में जानते थे कि ये एक इंसान दोस्त किस्म का आदमी है। ये नफरत और गुस्सा और इस तरह की चीज़ें मिस्टर चिप्स की शख्सियत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों ने इसको लाइटली लिया। कभी कभी बैठे मिस्टर चिप्स इस वाक़े को याद करता तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। वो अपने आप से कहता कि अगर कैथरीन उन दिनों में ज़िंदा होती तो वो भी यकीनन मेरी इस हरकत को, मेरे इस अमल को अप्रूव करती कि मैं एक स्ट्राइकर के साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहरहाल वो स्ट्राइकर्स जो हैं वो भी इंग्लैंड के शहरी हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी बात से, लेकिन नफ़रत करने का तो कोई जवाज़ नहीं होता। तो मिस्टर चिप्स चूँकि इस तरह का मोहब्बत और प्यार करने वाला आदमी था, तो वो सोचता कि कैथरीन जो थी वो भी अगर आज जिंदा होती तो वो उसके इस अमल को ज़रूर अप्रूव करती, इसकी तायद करती। तो ये तीसरे नंबर पर हम इस चैप्टर के अंदर ये रेलवे का जो स्ट्राइक हुआ था और ये छोटे बच्चे क्रिकेट की जो कहानी है, ये जो वाक़या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और चौथे नंबर पर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस इन इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम, यानी उस दौर का जो इंग्लैंड था उसके जो सियासी हालात थे उनके बारे में भी कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर मिलती हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उस दौर के जो अहम वाक़यात थे उनकी तरफ इशारा ज़रूर आपको मिलेगा, थोड़ा रेफरेंस उनका भी इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो ये आप याद रखना, इंग्लैंड की एक मलका थी क्वीन विक्टोरिया उनका नाम था। ये 1837 में इन्होंने इक़्तिदार संभाला था और 1901 तक यानी 63 ईयर्स, 63 साल तक ये इंग्लैंड की मलका रही थी। इतना लंबा अरसा इंग्लैंड के ऊपर या बरतानिया के ऊपर किसी और बादशाह या मलका ने हुकूमत नहीं की। तो इनका जो पीरियड है ये लॉन्गेस्ट रेनिंग पीरियड है इन ब्रिटिश हिस्ट्री। तो ये आप याद रखना 1837 में ये मलका बनी थी और 1901 तक यानी अपनी मौत तक ये इंग्लैंड की मलका रही। और इनका जो दौर था इसको सल्तनत बरतानिया की तारीख का अहम तरीन पीरियड समझा जाता है, क्योंकि इस दौर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री चेंजेस जो हैं वो देखने में आ रही थी। और इनका एक स्टैच्यू हमारे यहाँ ये जो लाहौर म्यूजियम है वहाँ पर भी पड़ा है। और ये स्टैच्यू पहले पंजाब असेंबली के सामने हुआ करता था, तो 1974 में फिर उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया लाहौर म्यूजियम के अंदर। वो जो क्वीन विक्टोरिया का स्टैच्यू वो यही वाली क्वीन विक्टोरिया, और इनके नाम पे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल भी है, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। तो ये चूँकि एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी थी उन दिनों में, इंडिया भी चूँकि ये बरसगीर सारा अंग्रेज़ों के ही ज़ेरे तसल्लुत था, तो उनका जो असर और रसूख है, उनके जो दौर की कुछ निशानियाँ आज तक यहाँ पर मौजूद हैं। और 1897 में यानी 1837 में इन्होंने इक़्तिदार संभाला था। 1897 में इस मलका की इक़्तिदार की हुक्मरानी की 60th जो एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट की गई। उसको डायमंड जुबली कह देते हैं। ये किसी भी बड़े इवेंट की जो 60 साल तकरीबात होती हैं, बाज़ का जो 75 ईयर्स
जो सेलिब्रेशंस होती हैं उनके लिए भी डायमंड जुबली वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लैंड के अंदर 1897 में इस मलका के इक़्तिदार की जो 60वीं सालगिरह है उसको सेलिब्रेट किया गया और बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। और 1897 में कैथरीन जो थी वो अभी ज़िंदा थी और मिस्टर चिप्स को याद आता है कि उन दिनों में वो कैथरीन को साथ लेके जिस दिन ये डायमंड जुबली तकरीबात हो रही थी लंदन के अंदर एक जुलूस निकाला गया था, एक बड़ा प्रोसेशन था। उसकी जो क़यादत थी वो क्वीन विक्टोरिया कर रही थी। एक बड़ी शानदार बग्गी के अंदर वो सवार थी और काफ़ी एजड हो चुकी थी और बिल्कुल दुबली पतली सी एक गुड़िया की तरह वो लग रही थी। तो मिस्टर चिप्स कैथरीन को लेके उस तकरीब में, उस जुलूस में शिरकत करने के लिए गया था और उसने वहाँ पर मलका विक्टोरिया को अपनी आंखों से देखा था। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने मलका विक्टोरिया को ऐसे अपने सामने देखा था। तो वो बग्गी के अंदर बैठी हुई बिल्कुल टूटती फूटती हुई एक गुड़िया की तरह वो दिखाई दे रही थी। तो ये इसकी एक अलामती अहमियत भी है कि वो जो मलका थी वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और 1897 चल रहा था। 1901 में वैसी उस मलका की डेथ हो रही थी। तो वो एक उसके दौर का एक जो शानदार जो दौर था वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका था। वो जो एक शानदार पीरियड था मलका का, उसके इक़्तिदार का जो सूरज था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रहा था। और मलका की जब डेथ हुई तो फिर उसके बाद इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकली काफ़ी सारे मसाइल भी पैदा हुए। वो जो स्मूथली चीज़ें चल रही थी उनमें एकदम थोड़ा सा बिगाड़ भी आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आने वाले दौर में बेहतर हुई। तो मलका की मौत के जो असरात थे इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा थे। तो वो सारा कुछ उसका वो जो हुलिया जेम्स हिल्टन कहते हैं वो दिखाई दे रही थी। जैसे कोई गुड़िया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट रही है, बिखर रही है। उसका जो दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो मिस्टर चिप्स को याद आता है कि कैथरीन के साथ वो जाके उस प्रोसेशन में उसने शिरकत की थी और मलका को ऐसे अपने सामने देखा था। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसको मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ खुद जाके वहाँ लंदन में अपनी आंखों से देखा था और उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक खूबसूरत याद उसकी मेमोरी में आज तक महफूज थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इस चैप्टर में जानते हैं। और ये भी आप याद रखना कि 1901 में मलका विक्टोरिया की जब मौत होती है तो उसके बाद फिर एडवर्ड 7 ये जो नए बादशाह आते हैं उनका नाम था एडवर्ड 7। 1901 से लेकर 1910 तक यानी ये कोई 10 सालों का पीरियड बनता है। इसको इंग्लैंड की तारीख में इसको एडवर्डियन डेकेड कहा जाता है, यानी बादशाह एडवर्ड के 10 साल। और ये जो 10 साल थे ये चूँकि मलका विक्टोरिया की मौत के फ़ौरन बाद का पीरियड था, लिहाजा इन 10 सालों में इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके लिए उसने वर्ड यू फ्रेंजीड डेकेड यानी जोश और जुनून से भरे हुए 10 साल, यानी इन 10 सालों में इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा गया। यानी बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंजेस आ रही थी। मिसाल के तौर पर ये जो लेबर क्लास होती है, मजदूर जो तबका होता है, इंग्लैंड के अंदर तारीख में पहली मर्तबा इस तबके को भी पॉलिटिक्स के अंदर जगह मिलने जा रही थी। यानी इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के नाम पर एक नई पार्टी वजूद में आ गई थी जो लेबरर्स के लिए, मजदूर तबके के हकूक़ के लिए जिसने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी। और उस पार्टी ने इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी जो सीट्स हैं वो भी हासिल कर ली थी। तो एक तो ये चेंज आ रही थी, पहले दौर की जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें जो मजदूर तबका था उनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो ये जो एडवर्ड 7 का जो दौर था, इस दौर में इंग्लैंड में जो मजदूर तबका था उनको भी कुछ हुकूक मिलना शुरू हो गए थे। तो इनके हकूक़ के लिए उस दौर में हड़तालें हो रही थी, तालाबंदियाँ हो रही थी, लॉकआउट्स हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड मार्चर्स हो रहे थे। तो एक तरफ तो ये पिसा हुआ तबका था, महरूम तबका था जो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, और दूसरी तरफ जो अशराफिया थी, जो मुराद याफ्ता तबका था, उनके घरों में, उनके गार्डन्स में पार्टियाँ हो रही थी, शैम्पेन सपर्स ये एक इसमें टर्म इस्तेमाल हुई है, यानी वहाँ पे बड़ी शानदार दावतें उड़ाई जा रही थी। उनको तो हर तरह की आसाइशें और सहूलतें दस्तयाब थी, और दूसरी तरफ जो लोग थे वो चंद निवालों के लिए, चंद लुकमों
लोगों के लिए, बेरोज़गार जो लोग थे, मज़दूर जो लोग थे, वो बेचारे सड़कों पे रुल रहे थे। तो ये जो एक डिवीज़न बहुत गहरी होती जा रही थी अमीर और गरीब की उस दौर में, उसका हमें एक रेफरेंस यहाँ पे मिलता है। और इसके बाद आप ये भी ज़हन में रखें कि जो बोर वार हुई थी पिछले चैप्टर में हमने जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उस जंग में इंग्लैंड ने फतह हासिल की थी, अफ्रीका के अंदर ये जंग लड़ी गई थी। तो वो जो इलाका था जो इंग्लैंड ने जिसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया, उस इलाके में कुछ सोने की कानें थी और उन कानों में से सोना निकालने के लिए लेबर की ज़रूरत थी। तो वहाँ की हुकूमत ने क्या किया कि चाइना से सस्ती लेबर उसको वहाँ इंपोर्ट किया। चाइना में उन दिनों में बड़ी बेरोज़गारी थी, बड़ी गुर्बत थी, तो चाइना के लोग थोड़े मुआवजे पर भी, थोड़ी उजरत पर भी काम करने के लिए दस्तयाब होते थे। तो इनको वहाँ पे अफ्रीकी जो कानें थी सोने की, वहाँ पे इनको काम पे लगाया गया और इनसे बहुत काम लिया जाता था, लेकिन इनको मुआवजा बहुत बराए नाम दिया जाता था, बल्कि इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता था, इस्तेहसाल इनका किया जाता था। तो बरतानिया के अंदर उन दिनों में जो चाइनीज़ लेबर के साथ जो हुकूमत का जो रवैया था, जो इसका सलूक था, उसकी वजह से जो बरतानिया की अपनी जो एक लेबर क्लास थी, जो मज़दूर तबका था, उसके अंदर भी एक खौफ व हरास की फ़िज़ा थी कि जैसा सलूक चाइना के लेबर के साथ किया जाता है वैसा ही हमारे साथ भी किया जाएगा। तो चाइना की जो लेबर पार्टी थी उसने चाइना के मज़दूरों के लिए भी और जो बरतानिया के अपने मज़दूर तबका था इनका, उसके लिए भी, इनके राइट्स के लिए भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी। और इसके बाद उस दौर में होम रूल फॉर आयरलैंड भी, जैसे ये पाकिस्तान इंडिया अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत रहे हैं, आयरलैंड के ऊपर भी बरतानिया की हुकूमत थी। और 20वीं सदी के शुरू में आयरलैंड के अंदर जो आज़ादी की तहरीक थी वो बड़ी तेज़ हो चुकी थी, उसमें बड़ी शिद्दत आ चुकी थी। तो इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर ये बहस हो रही थी कि आयरलैंड को आज़ाद कर दिया जाए, या आयरलैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। होम रूल फॉर आयरलैंड का यही मतलब है कि आयरलैंड के लोग अपने कवानीन खुद बनाएं, अपनी असेंबली को खुद चलाएं, यानी वो एक तरह से आप कह लें कि उनको आज़ादी देने की बात हो रही थी। तो इसका हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में रेफरेंस मिलता है। इसके बाद इंग्लैंड की मिलिट्री के अंदर उस दौर में एक बड़ा जहाज़ बनाया गया था जो इंग्लैंड की मिलिट्री के हवाले किया गया था 1906 में। उस जहाज़ का नाम था HMS ड्रेडनॉट। इसका भी हमें थोड़ा सा इसमें रेफरेंस मिलता है। और HMS का मतलब है हिज मैजेस्टी शिप या हर मैजेस्टी शिप, ड्रेडनॉट उसका नाम था। बड़ा शानदार ये बहरी जहाज़ था और ये इंग्लैंड की मिलिट्री के अंदर जब इसको शामिल किया गया तो उसके बाद इंग्लैंड की जो एक ताकत थी, जो उनकी अस्करी ताकत थी, मिलिट्री जो पावर थी, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इसका हमें थोड़ा सा इसमें रेफरेंस मिलता है। और इसके बाद मार्कोनी, ये आपने नाम सुना होगा, एक इन्वेंटर थे, एक साइंटिस्ट थे, रेडियो इन्होंने ईजाद किया था। ये 1874 में पैदा हुए थे, 1937 में इनकी डेथ हुई थी, 1909 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इन्होंने मतलब रेडियो ईजाद किया था। सबसे पहली मरतबा इन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, जो वायरलेस टेलीग्राफी होती है, इसका कह लें कि ये मोजिद थे। और उसके बाद डॉक्टर क्रिपेन, ये आप याद रखना, इंग्लैंड के अंदर एक डॉक्टर थे, इन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को कत्ल करके तय खाने में कहीं छुपा दिया था और उसके बाद वहाँ से ये फरार हो गए थे। और ये कहीं रास्ते में जो वायरलेस टेलीग्राफी थी इसका इस्तेमाल करते हुए, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस उस ज़माने में जो इस्तेमाल हो रही थी, उनके ज़रिए इनको ट्रेस कर लिया गया था और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके इनको सजाए मौत दी गई थी। जो पहले आप कह लें कि कैसे क्रिमिनल थे, पहले कातिल थे जिनको वायरलेस टेलीग्राफी के ज़रिए ट्रेस करके इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इनका थोड़ा सा रेफरेंस इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। और एडवर्डियन डेकेड के अंदर हमें कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे कि सफ्राजेट, ये ऐसी खवातीन को कहते हैं जो औरतों के वोट का जो राइट है उसके लिए काम करती हैं। आपको याद होगा ये जो कैथरीन थी, ये भी बड़ी इस चीज़ की एडवोकेट थी कि औरतें जो हैं उनको वोट डालने का राइट होना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए। तो सफ्राजेट्स की जो तहरीक थी उस ज़माने में, ये
भी बड़े उरूज पर थी। और उसके बाद हमें जो बल्गारिया और इस्तंबुल की जो जंग हुई थी बाल्कन वार्स में, उसका भी हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में हवाला मिलता है। और उस दौर में जो टैरिफ रिफॉर्म्स हो रही थी, जो टैक्स के मामलात होते हैं, इनमें जो इस्लाहात हो रही थी किंग एडवर्ड 7 के दौर में, उनका भी एक हवाला है। तो ये उस दौर के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस हैं, उस दौर के जो सियासी हालात हैं, उनको थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर टच किया गया है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और 5वें और आखिरी नंबर पे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ए स्टोरी ऑफ यंग ग्रेसन। आप लोगों ने जेम्स कैमरन की मशहूर ज़माना मूवी टाइटैनिक तो ज़रूर देखी होगी। ये मूवी एक हकीकी वाक़े के ऊपर बनाई गई है। इंग्लैंड का एक बहरी जहाज़ था, टाइटैनिक उसका नाम था, जो 15 अप्रैल 1912 में ये समंदर में गर्क हो गया था। और ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। और इस एक्सीडेंट के नतीजे में कुछ 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये जो बहरी जहाज़ था, जब ये बनाया गया था, ये अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज था और सबसे ज़्यादा पुरताजुश किस्म का, लग्जूरियस किस्म का ये बहरी जहाज था। इसमें जिम्नेजियम भी था, इसमें स्विमिंग पूल्स भी थे, इसमें लाइब्रेरीज भी थी, इसके अंदर बड़े हाई क्लास किस्म के रेस्टोरेंट भी थे। यानी हर तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इस बहरी जहाज़ के ऊपर प्रोवाइड की गई थी। और इस बहरी जहाज़ के जो सेफ्टी फीचर्स थे वो इतने शानदार थे, इतने ज़बरदस्त थे कि उस ज़माने में इस जहाज़ के लिए एक एडजेक्टिव इस्तेमाल होता था, अनसिंकेबल। यानी एक ऐसा बहरी जहाज जो डूब नहीं सकता, कभी भी डूब नहीं सकता। यानी ये इस जहाज़ के बारे में दावा किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1912 के अंदर ये इंग्लैंड का एक शहर है साउथहैम्पटन, वहाँ से ये अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, उस शहर की तरफ ये रवाना था। और इसका पहला ही सफ़र था और इसके ऊपर कोई 2200-2300 के करीब लोग सवार थे। और उन लोगों में इंग्लैंड के बड़े नामवर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी नामवर जो शख्सियात थी वो इस जहाज़ के ऊपर सवार थी, जो इंग्लैंड से अमेरिका में शिफ्ट होके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बकिया गुजारना चाह रहे थे। तो ये इस जहाज़ का पहला ही सफ़र था। साउथहैम्पटन से ये रवाना हुआ, न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। और रास्ते में फिर ये किसी आइसबर्ग के साथ ये टकरा गया और उसके बाद इस जहाज़ के अंदर पानी दाखिल हो गया। और चंद ही घंटों के अंदर ये जहाज़ जो था ये आहिस्ता 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 समंदर में गर्क हो गया। तो जो इस जहाज़ के ऊपर लोग सवार थे उनमें से सिर्फ 32% जो लोग थे उनको बचाया जा सका। 68% जो लोग थे वो इस बहरी जहाज़ के साथ ही समंदर में डूब के मर गए थे। तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सबसे बड़ा सानिया था। तो एक दिन ऐसे होता है कि अप्रैल का महीना होता है, हवा चल रही होती है, बारिश भी हो रही होती है। तो मिस्टर चिप्स अपनी क्लास में, अपनी 4th क्लास में वर्जिल के ऊपर कोई टॉपिक उसका था, उसके ऊपर बात कर रहा होता है। तो एक बच्चा होता है इसकी क्लास में, ग्रेसन उस बच्चे का नाम था। वो ऐसे एक बेंच पे बैठा अपने ख्यालों में मगन होता है, खोया खोया सा होता है, बड़ा उदास वो लग रहा होता है। तो मिस्टर चिप्स को पढ़ाते पढ़ाते बड़ा उस बच्चे पे गुस्सा सा आता है और उस बच्चे को कहता है कि बेटा तुम क्यों आज तुम क्लास में हाजिर नहीं लग रहे, तुम कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे क्लास के अंदर, खैरियत तो है। तो मिस्टर चिप्स ने थोड़ा एग्रेशन के साथ, थोड़ा गुस्से के साथ उस बच्चे को एक तरह से डांट दिया। तो बाद में पता चला कि इस बच्चे के, ये जो ग्रेसन था, इसके जो वालिद साहब थे वो भी उस जहाज़ पर, टाइटैनिक पर सवार थे। और चूँकि खबर आ चुकी है कि टाइटैनिक का एक्सीडेंट हो गया है और वो जहाज़ डूब गया है, तो इस बच्चे के जो वालिद साहब थे उनके बारे में अभी तक कुछ वाज़े नहीं था कि वो बच जाने वालों में है या मर जाने वालों में है। तो ये बच्चा बेचारा बड़ा परेशान था जब पता चला कि इसके वालिद साहब के साथ ये कुछ हो रहा है। तो इस बच्चे को उस दिन का जो क्लास का काम था उससे एक तरह से छुट्टी दे देगी, उसको मुस्तस्ना कर दिया गया कि वो आज का दिन क्लास अगर ना भी अटेंड करे, ना भी कोई काम करे तो कोई बात नहीं। तो वो बच्चा बड़ा परेशान था। और बाद में जब लिस्ट आई उस जहाज़ में जो मरे हैं उनकी और जो बच जाने वाले उनकी, तो उस लिस्ट में जब चेक किया गया तो पता चला कि इस बच्चे के जो वालिद साहब हैं वो बच जाने वालों में हैं। ये एक हैप्पी एंडिंग हुई, एक खुशकिस्मती वाली बात ये हुई कि ग्रेसन के जो वालिद साहब थे वो उस जहाज़ पे सवार थे लेकिन वो डूबने से बच गए थे। तो इस तरह जब ये खबर आई तो फिर सारे स्कूल ने उस ग्रेसन को, उस बच्चे को मुबारकबाद दी। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ और मिस्टर चिप्स ने भी उसको कहा कि वेल
डिलाइटेड ग्रेसन, अ हैप्पी एंडिंग, यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज्ड विद लाइफ। तो इस तरह करके उस बच्चे को सब ने मुबारकबाद दी, इस खुशी की खबर को फिर सब ने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद हमें जेम्स हिल्टन बताते हैं कि ये जो बच्चा था यंग ग्रेसन, इसको आप जूनियर ग्रेसन कह लें, इसके जो वालिद साहब थे वो सीनियर ग्रेसन थे। तो ये जो जूनियर ग्रेसन थे इसके साथ तो मिस्टर चिप्स को ताज़ियत नहीं करना पड़ी, क्योंकि इसके वालिद साहब खुशकिस्मती से जिंदा सलामत वापस आ गए। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद वो जो सीनियर ग्रेसन थे उनसे मिस्टर चिप्स को ताज़ियत करना पड़ी। तो इस बात का मतलब यही हो सकता है कि ये जो ग्रेसन था, मिस्टर चिप्स का जो स्टूडेंट था उन दिनों में, उसकी शायद बाद में डेथ हो गई होगी। तो उसके वालिद साहब से फिर मिस्टर चिप्स ने उसके बेटे की मौत की ताज़ियत की होगी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो अब इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने तैयार करने हैं उनको भी एक नज़र देख लें। तो इस चैप्टर में से ये 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलहदा किए हैं, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं में से आपसे पेपर में कोई पूछा जाएगा। और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि हु वाज मिस्टर मेल्ट्रम, कौन थे, एंड व्हेन एंड हाउ डिड ही डाई, कब और कैसे इनकी मौत हुई थी। तो आप जानते हैं कि मिस्टर वेदरबाई के बाद ये जो मिस्टर मेल्ट्रम थे ये ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर बने थे, और ही रिमेन्ड हेडमास्टर फ्रॉम 1870 टू 1900। ये 30 साल इनका जो हेडमास्टरशिप का दौरानिया है, और 1900 में इनको नमूनिया की शिकायत हुई थी, और ही डाइड ऑफ निमोनिया ऑल ऑफ अ सडन इन 1900। पूरे 1900 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये इनके बारे में आप याद रखें। और दूसरा क्वेश्चन आप देखें कि राइट अ नोट ऑन न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर मिस्टर मेल्ट्रम, यानी इनके बाद जो ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर बने थे उनके ऊपर एक नोट लिखें। वैसे तो इनके फ़ौरन बाद आ गए थे मिस्टर चिप्स, लेकिन वो एक एक्टिंग हेडमास्टर थे। तो उसके बाद जो रेगुलर हेडमास्टर पॉइंट होके आए तो वो मिस्टर राल्स्टन थे। तो मिस्टर राल्स्टन के बारे में आपने इस क्वेश्चन के आंसर में को 5-4 जुमले लिखने होंगे कि वो जो राल्स्टन थे वो 37 उनकी एज थी, और बड़े यंग और एनर्जेटिक किस्म का वो एक नौजवान था, और ही वांटेड टू रन द स्कूल ऑन मॉडर्न लाइंस। ये बड़ी अहम बात है कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल में जिद्दत लेके आना चाहता था, इसको जदीद खतूत पर वो उस्तवार करना चाहता था। तो इस तरह करके, और यही हेडमास्टर थे जिनकी मिस्टर चिप्स के साथ फिर एक आगे चल के हम देखेंगे कि इनका एक तनाज़ा खड़ा होता है, और वो क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी इस बारे में कुछ आएगा, तो वहाँ से भी आप कुछ चीज़ें लेके इस क्वेश्चन में शामिल कर सकती हैं। और हाउ डिड राल्स्टन अनाउंस द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड 7। ये मिस्टर चिप्स को याद आता है कि एक मरतबा ऐसे स्कूल में जब अचानक बेल बजी थी और सारे बच्चों को, टीचर्स को हॉल में जमा होने के लिए कहा गया था, तो जो राल्स्टन थे उस वक्त हेडमास्टर, उन्होंने फिर ऐसे सामने स्टेज पे खड़े होके बादशाह एडवर्ड 7 की मौत का ऐलान किया था। तो वो क्या अल्फाज उसने बोले थे, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड टू हियर दैट इज मैजेस्टी किंग एडवर्ड 7 डाइड दिस मॉर्निंग, ये उसने अल्फाज बोले थे। और साथ उसने बोला था कि देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30। तो ये उसके अल्फाज थे, इनको आप याद कर लें। और चौथा क्वेश्चन ये है कि व्हाट ड्यूटी वाज असाइन्ड टू ब्रुकफील्ड बॉयज व्हेन द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। तो ये ब्रुकफील्ड स्कूल के जो लड़के थे उनकी क्या ड्यूटी लगाई गई थी जब इंग्लैंड के अंदर रेलवे के मुलाजमीन ने हड़ताल की थी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड ए ब्रुकफील्ड बॉयज गार्ड द रेलवे लाइन, यानी इन्होंने जो रेल की पटरी थी उसकी कैसे हिफाजत की थी। तो ये पूरा एपिसोड हम इसमें पढ़ चुके हैं। मिस्टर जोन्स वाली जो कहानी है, या वो जो क्रिकलेट एक बच्चा है उसकी स्टोरी में हमने पढ़ा था कि इस तरह करके इंग्लैंड के अंदर जब रेलवे के मुलाजमीन ने हड़ताल की थी तो फिर हुकूमत ने उसका मुतबादल, जब ट्रेनें बंद हो गई तो मुतबादल उसका ये निकाला था कि उन्होंने आर्मी को अपॉइंट किया था। जो फौज के ड्राइवर्स थे उन्होंने रेलें चलाना शुरू की थी, और जो रेलवे के मुलाजिम थे वो फिर उन्होंने एहतजाज करने के लिए जो मुतबादल तरीका इख्तियार किया था वो ये था कि वो ट्रेनों के ऊपर पत्थर फेंकते थे। और फिर हुकूमत ने इसका भी ये हल निकाला था कि जो रेल है या रेल की जो पटड़ी है उसकी हिफाजत का उन्होंने इंतज़ाम किया था। तो उसके लिए उन्होंने जो स्कूल्स वगैरह थे या जो जनरल पब्लिक थी उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो ये ब्रुकफील्ड स्कूल के जो बच्चे थे ये भी जाके जब रेल गाड़ी के गुजरने का टाइम हो जाता था तो वहाँ पटड़ी की हिफाजत किया करते थे। तो ये उनको एक तरह से ड्यूटी असाइन की गई थी। तो इस
इस क्वेश्चन के आंसर में ये आ जाएगा। और हु वाज क्रिकलैंड एंड व्हाट डिड ही आस्क मिस्टर चिप्स। ये आप जानते हैं कि वो छोटे से एक बच्चे का नाम है जिसने मिस्टर चिप्स से आके पूछा था कि अगर हमें कोई स्ट्राइकर मिले तो हम उसके साथ क्या करें। यानी वो मतलब मिस्टर चिप्स से कोई एडवाइस लेना चाहता था। तो मिस्टर चिप्स को उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, उस पर बड़ी हंसी आई थी। वो बच्चा, उसको कुछ स्ट्राइकर्स के बारे में को पता तो नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है, हड़ताल क्या चीज़ होती है, स्ट्राइक क्या चीज़ होता है। तो इस तरह करके उसने आगे पूछा था। तो मिस्टर चिप्स ने फिर उसको कहा था कि अगर तुम देखना चाहते हो किसी स्ट्राइकर को तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर उसने अपने साथ खड़े हुए मिस्टर जोन्स की तरफ इशारा करके उसको कहा था कि ये देख लो, इसको, ये एक स्ट्राइकर है। वो बच्चा शायद समझ रहा था कि ये कोई अजीबोगरीब किस्म की कोई मखलूक होते हैं। तो ये आप याद रखें। और उसके बाद हु वाज मिस्टर जोन्स एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी। ये मिस्टर जोन्स कौन थे, इनकी क्या ड्यूटी थी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेंगे कि व्हाट स्टोरी गॉट अबाउट द सिटी अबाउट चिप्स एंड मिस्टर जोन्स। तो इनके बारे में क्या स्टोरी स्कूल में और उस इलाके में मशहूर हो गई थी। तो ये मिस्टर जोन्स चूँकि इस इलाके के रहने वाले थे, रेलवे के मुलाजिम थे, स्ट्राइक पर थे। तो उस दिन जब वो मिस्टर चिप्स बच्चों को साथ लेके रेलवे की पटड़ी की जो हिफाजतें कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो वो मिस्टर जोन्स भी पास आके मिस्टर चिप्स के खड़ा हो गया। तो मिस्टर चिप्स उसके साथ बातें करने लगा। और वो भी एक स्ट्राइकर था, लेकिन वो वहाँ पर कोई ट्रेन को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया था। वो इस इलाके का रहने वाला था। मिस्टर चिप्स के साथ उसकी जान पहचान थी, तो वैसे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो जब क्रिकलैंड को पता चला कि ये स्ट्राइकर है और मिस्टर चिप्स इसके साथ बातें कर रहा है और हमें कहा गया है कि स्ट्राइकर्स जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं और इनसे हमने ट्रेन को बचाना है, ये कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ पर। और उसने फिर दूसरे बच्चों को बता दिया, उन्होंने बाकी बच्चों को बता दिया। पूरे इलाके में बात फैल गई किस तरह करके मिस्टर चिप्स जो है ये स्ट्राइकर्स के साथ शायद मिल गया है, उनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो वो फिर इस तरह करके ये पूरे इलाके में जब ये खबर फैल गई तो लोगों ने बहरहाल इसका कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मनाया, क्योंकि लोग समझते थे कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक ऐसा शख्स है जो मोहब्बत की, इंसान दोस्ती की बात करता है। वो जो स्ट्राइकर्स हैं वो भी बहरहाल इंग्लैंड के ही सिटीजन्स हैं, इंग्लैंड के ही शहरी हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी मुतालबात जो हैं उनको सुनना चाहिए और हुकूमत को उनको जहाँ तक हो सके हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो इस तरह का माइंड सेट रखता था, लोग समझते थे इस बात को। तो ये आप याद रखें। और इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन होगा वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 20वीं सदी का जो शुरू का हिस्सा था, यानी खास तौर पे जो एडवर्डियन डेकेड जिसको हम कहते हैं 1901 से 1910 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान इंग्लैंड के क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, कैसे सियासी हालात थे। तो ये खैर कोई हिस्ट्री की बुक तो नहीं है, एक नावल है। तो इस नावल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इन वाक़यात के ऊपर तो रोशनी नहीं डाली गई, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा जो रेफरेंस हमें मशहूर जो वाक़यात थे उस दौर के जो ज़्यादा अहम थे उनकी तरफ मतलब एक हवाला सा ज़रूर दिया गया है। जैसे कि ये क्वीन विक्टोरिया की जो डेथ थी, उसके बाद जो एडवर्ड 7 जो बादशाह बने, उनका जो 10 साल का खास तौर पे जो पीरियड है वो बड़ा इंग्लैंड की हिस्ट्री में आप समझ लें कि एक रेवोल्यूशनरी पीरियड उसको कहा जाता है। उसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही थी और उसके बाद उस दौर में मिसाल के तौर पे टैरिफ रिफॉर्म्स हो रही थी। ये जो चाइनीज़ लेबर का इशू है इसको उठाया जा रहा था और इंग्लैंड के अंदर जो लेबर पार्टी थी मज़दूरों के हकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रही थी वो अपनी एक पोजीशन मजबूत कर रही थी। फिर उसके बाद जो ख़वातीन के जो राइट्स थे, जो औरतों का ख़ास तौर पे जो वोट डालने का जो राइट है, जो पॉलिटिक्स के अंदर उनका जो एक एक्टिव रोल है, इसके ऊपर बात हो रही थी। उसके बाद आयरलैंड के अंदर जो तहरीक आज़ादी है, होम रूल फॉर आयरलैंड, उसकी बात हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने जो एक बड़ा बहरी जहाज़ बनाया था जो मिलिट्री में फिर शामिल किया गया 1906 में, HMS ड्रेडनॉट जिसका नाम था, उसका एक तज़किरा मिलता है। फिर उसके बाद हमें इसमें मार्कोनी जो एक इन्वेंटर था रेडियो का, ये जो टेलीग्राफिक जो सिग्नल्स होते हैं इनका जो बानी जिसको कहा जाता है उसका कुछ रेफरेंस मिलता है। फिर उसके बाद उस दौर में डॉक्टर क्रिपन का एक इसमें हमें रेफरेंस मिलता है। और उसके बाद लाइन ऑफ चैटेल्जा और टाइटैनिक वगैरह, ये इस दौर के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर बस थोड़ा सा जिनको टच किया गया है। तो इस तरह करके ये जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं इनका बस आपने भी बस इनका थोड़ा सा रेफरेंस देना है, इनको ज़्यादा
डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें बस थोड़ा थोड़ा इनको मेंशन कर देना काफ़ी होगा। और 8वें नंबर पे देखिए कि वेयर डिड चिप्स एंड कैथरीन सेलिब्रेट द डायमंड जुबली। तो इंग्लैंड के अंदर जो 1897 का साल है, ये आप याद रखना, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनका आपको पता है कि ये इनकी 60वीं, इनके इक़्तिदार की 60वीं जो सालगिरह थी वो 1897 में उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो लंदन के अंदर एक तकरीब हुई थी बड़ी शानदार, और पूरे लंदन को सजाया गया था, और वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आई थी एक बड़े जुलूस के हमरा। तो वहाँ पर फिर मिस्टर चिप्स भी कैथरीन को लेके पहुँचा था, और उसने फिर वहाँ अपने सामने क्वीन विक्टोरिया को ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। तो वो उसके लिए एक बड़ा यादगार इवेंट था, उसके बारे में आप ये तैयार कर लें, ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। और 9 नंबर पे आप देखिए कि वाई वॉज यंग ग्रेसन केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड इन मिस्टर चिप्स क्लास। यानी जब ये पढ़ा रहा था तो ये एक छोटा सा बच्चा, यंग ग्रेसन इसका स्टूडेंट था, ये क्लास में क्यों अपने ख्यालों में मगन था, पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी नहीं दे रहा था। और वाई वाज यंग ग्रेसन वरीड, ये क्यों परेशान था। ये वही बच्चा है कि जिसके वालिद साहब के बारे में पता चला कि वो टाइटैनिक, जो एक इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा जहाज़ था उस दौर का, 1912 में जो समंदर में डूब गया था, और उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो उस जहाज़ के ऊपर इस बच्चे के जो वालिद साहब थे वो भी सवार थे। तो उनके बारे में चूँकि अभी कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो बच जाने वालों में हैं या उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो ये बच्चा और इसकी पूरी फैमिली उस दिन बड़े परेशान थे। तो मिस्टर चिप्स को जब बाद में पता चला तो फिर मिस्टर चिप्स ने इस बच्चे को काफ़ी हौसला दिया, इनकरेज किया, और ये भी एक अच्छी खबर आ गई कि इसके वालिद साहब जो थे वो बच जाने वालों में थे। सब ने इस बच्चे को एक तरह से मुबारकबाद दी, और ये बच्चा बड़ा खुश हुआ। तो ये इसकी एक एपिसोड है, वो आप याद कर लें, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। और 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड चिप्स से टू यंग ग्रेसन व्हेन ही फाउंड हिम केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड। तो मिस्टर चिप्स ने इस बच्चे को क्या कहा था कि जब वो क्लास में बड़ी बेपरवाह सा था और अपने ख्यालों में मगन बैठा हुआ था, दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तो ये क्वेश्चन अलहदा से भी वैसे बन सकता है, लेकिन वो जो आप ये पूरा एपिसोड अगर तैयार कर लें तो उसके अंदर ये चीज़ भी आ जाएगी कि मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे को फिर ऐसे थोड़ा डांट दिया था, और उसको कहा था कि क्यों तुम आज लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। तो जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ करता है, तो मिस्टर चिप्स ने थोड़ा उसको एक तरह से थोड़ा उसको डांट दिया था, लेकिन बाद में फिर मिस्टर चिप्स को अफसोस हुआ क्योंकि बच्चे का एक जेन्युइन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो बच्चा परेशान था। और 11 नंबर है कि व्हाट फाइनल न्यूज़ अबाउट ग्रेसन्स फादर केम। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप अलहदा से तैयार कर लें तो वो भी ठीक है, लेकिन ये भी इसी का हिस्सा ही होगा कि इसके जो वालिद साहब थे उसके बारे में क्या खबर आई, फाइनली क्या खबर आई। तो यही खबर आई कि वो बच गए हैं, और उसके बाद इस बच्चे को फिर सारे स्कूल ने मुबारकबाद दी थी, और ये बच्चा बड़ा खुश हुआ था। और बाद में फिर मिस्टर चिप्स को इस बच्चे के बजाय इस बच्चे के बाप के साथ ताज़ियत करना पड़ी थी। तो ये कोई ज़्यादा इस चैप्टर में वाज़ेह तो नहीं किया गया कि क्यों, तो उससे हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि वो बच्चा जो था शायद बाद में उसकी पहले डेथ हो गई होगी, और उसके जो वालिद साहब होंगे वो अभी ज़िंदा ही होंगे। तो उसके वालिद साहब से फिर मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे की मौत की ताज़ियत की होगी। तो ये इस तरह का हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो बहरहाल ये 11 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में को पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस चैप्टर में से कोई भी और क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो बस इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पर ये भी मुकम्मल होता है। और अब अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 जो है उस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।